Hello students, I am again back with part 3 of chapter number 3, the Union Executive, the Prime Minister, the Union Cabinet and the Council of Ministers. Students, I hope you will have seen part 1 and part 2 of this chapter. If not, do watch it. Students, in part 2 video we have discussed till here. We'll start part 3 with this topic, distinction between the Council of Ministers and the Cabinet. बेटा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को ही मिनिस्ट्री भी कहते हैं, जिसे हिंदी में कहते हैं मंत्रालय। तो बेटा जो मिनिस्ट्री है और कैबिनेट है, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है वो अब हम पढ़ेंगे। बेटा कुछ लोग जो पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होते हैं, जो लेमन हैं, उन्हें पता नहीं होता है कि मिनिस्ट्री और कैबिनेट अलग अलग चीज़ें होती हैं। उनको लगता है मिनिस्ट्री मतलब कैबिनेट, कैबिनेट मतलब मिनिस्ट्री, पर ऐसा नहीं है। ये जो टर्म मिनिस्ट्री है और जो कैबिनेट है, इसको ऑफन यूज़ किया जाता है एज इंटरचेंजेबल टर्म, कि भाई कोई डिफरेंस नहीं है, इंटरचेंजेबली हम यूज़ कर सकते हैं, पर एक्चुअली ये इंटरचेंजेबल है नहीं। पर आप इस बात को जानकर बहुत सरप्राइज हो जाएंगे कि बेटा जो आज का कैबिनेट है, जो इतना पावरफुल होता है, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 1979 तक था ही नहीं। ये जो वर्ड कैबिनेट है, जो आज सबसे ज़्यादा पावरफुल रखने वाले मिनिस्टर्स से बना हुआ है, वो 1979 तक हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में था ही नहीं। तो बेटा जब 44th अमेंडमेंट एक्ट आया, इसके पहले तक ये वर्ड जो है कैबिनेट, ये था ही नहीं। तो प्रायर टू 44th अमेंडमेंट, मतलब 44th अमेंडमेंट एक्ट के पहले, ये जो वर्ड कैबिनेट है, इसका कोई मेंशन ही नहीं था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, कहीं था ही नहीं कॉन्स्टिट्यूशन में। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात की गई थी, पर कैबिनेट जैसा कोई वर्ड था ही नहीं। कब? प्रायर टू 44th अमेंडमेंट एक्ट 1979। 44th अमेंडमेंट एक्ट आया, 1979 आया ईयर, उसके बाद ही कैबिनेट वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा गया। नहीं तो इसके पहले कॉन्स्टिट्यूशन में कैबिनेट वर्ड था ही नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन किसकी बात करता था? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात करता था। 44th अमेंडमेंट एक्ट ये बात बताता है कि जो प्रेसिडेंट है वो अब खुद से इमरजेंसी को प्रोक्लेम नहीं कर सकते अंडर आर्टिकल 352। पहले ऐसे था कि प्रेसिडेंट इमरजेंसी को प्रोक्लेम कर सकते थे अंडर आर्टिकल 352। अभी भी प्रोक्लेम, घोषणा करने का राइट अभी भी हमारे प्रेसिडेंट के पास ही है, पर प्रेसिडेंट खुद से इमरजेंसी प्रोक्लेम नहीं कर सकते जब तक उन्हें कैबिनेट राइटिंग में ना दे दे। ठीक है, इट मीन्स डिसीज़न कैबिनेट लेगा, सिर्फ उसको पब्लिक को इन्फॉर्म करने का काम किसका होगा? प्रेसिडेंट का होगा। फिर से ध्यान से सुन लो, थोड़े कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक हैं, तो बेटा आराम से पेशेंस से 4 बार मैं बोलती हूँ, 4 बार आप भी सुनो। जो 44th अमेंडमेंट एक्ट है वो बात करता है कि जो प्रेसिडेंट है वो प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी इशू नहीं कर सकते अंडर आर्टिकल 352, जिसे हम क्या भी बोलते हैं, नेशनल इमरजेंसी, अनलेस कब तक नहीं कर सकते वो प्रोक्लेमेशन इमरजेंसी का इशू? जब तक राइटिंग में उन्हें कौन ना दे दे? कैबिनेट। कैबिनेट बोलेगा हाँ इमरजेंसी लगा दो, तो प्रेसिडेंट लगा देंगे, और जब तक राइटिंग में कैबिनेट नहीं दे देता, प्रेसिडेंट इमरजेंसी नहीं लगाएंगे। क्लियर है? तो बेटा हमने बात की अभी कि कैबिनेट जब तक राइटिंग में नहीं देगा तब तक प्रेसिडेंट इमरजेंसी को प्रोक्लेम नहीं करेंगे। तो यहाँ पर कैबिनेट का मतलब क्या है? यहाँ पर कैबिनेट का मतलब है द काउंसिल, वो काउंसिल जिसमें प्राइम मिनिस्टर भी होंगे, दूसरे मिनिस्टर्स भी होंगे, पर किस रैंक वाले? कैबिनेट रैंक वाले। तो यहाँ पर कैबिनेट का मतलब है पीएम प्लस मिनिस्टर्स ऑफ कैबिनेट रैंक। क्लियर हुई बात? ध्यान रखना इस चीज़ को, है ना। अब यहाँ पर बेटा हमें डिफ्रेंशिएट करना ही पड़ेगा कैबिनेट में और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में, क्योंकि जब हम इमरजेंसी की बात कर रहे हैं तो हम पूरे काउंसिल को इन्वॉल्व नहीं करते हैं। हम कैबिनेट में सिर्फ किसकी बात करते हैं? उस काउंसिल की जिसमें प्राइम मिनिस्टर होंगे, दूसरे मिनिस्टर होंगे, पर कौन से वाले? जो कैबिनेट रैंक होल्ड करते होंगे। ठीक है, स्टेट मिनिस्टर्स का इसमें कोई रोल नहीं होगा। अगर आपको अभी ये समझ में नहीं आया तो जब आप आगे पढ़ोगे ना तो आ जाएगा, तो भी थोड़ा शांति से आराम से सुनते रहो। बस इतना याद रखो कि कैबिनेट ही राइटिंग में देखा जब प्रेसिडेंट इमरजेंसी लगाएंगे, और उस कैबिनेट में होते हैं प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट रैंक के मिनिस्टर्स।
अब बेटा जब हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात करते हैं तो इसमें सारे कैटेगरीज़ के मिनिस्टर आ जाते हैं। कैबिनेट मिनिस्टर्स भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का पार्ट है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट भी काउंसिल मिनिस्टर का पार्ट है, डेप्यूटी मिनिस्टर्स भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का पार्ट है। तो अब देखा आपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कितना ब्रॉड एरिया है। इसी के अंदर कैबिनेट मिनिस्टर आएंगे, कैबिनेट मिनिस्टर्स आएंगे, इसी के अंदर स्टेट मिनिस्टर्स आएंगे, है ना, और इसी के अंदर डेप्यूटी मिनिस्टर्स भी आ जाएंगे। क्लियर है। अब बेटा जो कैबिनेट होता है वो एक स्मॉलर ग्रुप होता है जिसमें 25 सीनियर मिनिस्टर्स आते हैं, पर अभी का जो कैबिनेट है ना बेटा उसमें 30 मेंबर्स हैं। ठीक है, चलो। तो जो कैबिनेट होता है वो एक स्मॉलर ग्रुप होता है, उसमें 25 सीनियर मिनिस्टर्स आते हैं। बुक में 25 लिखा हो तो एक बार आप टीचर से कंसल्ट करना कि आप लोगों को 25 ही लिखना है कि 30 लिख देना है, क्योंकि इस बार के कैबिनेट में कितने मिनिस्टर्स हैं, 30 मिनिस्टर्स हैं। क्लियर हुई बात। चलो आगे चलते हैं। जहाँ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एक ब्रॉड एरिया है जिसमें कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट और डेप्यूटी मिनिस्टर्स आते हैं, वहीं पर कैबिनेट एक स्मॉलर ग्रुप्स है जिसमें 25 सीनियर मिनिस्टर्स आते हैं। और वो कौन से होते हैं? कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं। जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं वो मिनिस्टर्स तो होते हैं, पर जितने भी मिनिस्टर्स होते हैं वो कैबिनेट मेंबर्स नहीं होते हैं। समझ में आई बात? देखो, जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर्स होंगे आप उनको मिनिस्टर्स तो कहोगे, क्यों? क्योंकि वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का पार्ट है। पर क्या ये सारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कैबिनेट मिनिस्टर कहलाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। तो असर्शन रीज़न में पूछा जा सकता है, इसलिए ध्यान रखना। सारे कैबिनेट मेंबर्स मिनिस्टर्स होते हैं, पर सारे मिनिस्टर्स कैबिनेट मेंबर नहीं होते हैं, कैबिनेट मेंबर्स नहीं होते हैं। ठीक है। अब बेटा हम सेकेंड पॉइंट को डिस्कस करेंगे, ज़रा ध्यान से सुनना। अच्छा, सेकेंड पॉइंट में बुक से डिस्कस कराऊँ उसके पहले एक बात बस याद रखो कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एज अ होल बहुत कम मिलते हैं, रेयरली मिलते हैं, पर कैबिनेट मिनिस्टर्स आपस में बहुत बार मिलते हैं। ठीक है, समझ में आई बात? तो जब डे टू डे वर्किंग होती है तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं एज अ होल वो रेयरली मिलते हैं, कभी कभार मिलेंगे या नहीं ही मिलते हैं। पर जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं दूसरी तरफ, ऑन द अदर हैंड, जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं ये एक स्मॉल को ऐसे ग्रुप है, किसका? सीनियर मिनिस्टर्स का, जो एज़ फ्रिक्वेंटली एज पॉसिबल मिलते हैं। जितना जल्दी जल्दी हो सकेगा उतना जल्दी जल्दी ये मिलेंगे। तो बात समझ में आ गई कि एज अ होल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बहुत कम मिलते हैं या नहीं ही मिलते हैं, पर कैबिनेट की मीटिंग्स हमेशा होती रहती हैं एज फ्रिक्वेंटली एज पॉसिबल। दे टुगेदर डिटरमाइन द पॉलिसी एंड प्रोग्राम ऑफ द गवर्नमेंट। जो कैबिनेट होता है वही गवर्नमेंट की पॉलिसी और प्रोग्राम को डिटरमाइन करता है। फिर से ध्यान से सुनो, कैबिनेट मिनिस्टर सीनियर मिनिस्टर्स का एक कोहेसिव ग्रुप है जो गवर्नमेंट की पॉलिसी और प्रोग्राम को डिटरमाइन करता है। अब बेटा एक और डिफरेंस सुनना कि कैबिनेट मिनिस्टर कैबिनेट की मीटिंग्स को अटेंड करते हैं, ये उनका खुद का राइट है। मिनिस्टर ऑफ स्टेट भी कैबिनेट मीटिंग को अटेंड कर सकता है, पर जब उसे इनवाइट दिया गया हो कि भाई आप आके इस मीटिंग को अटेंड करें, या इस पर्टिकुलर मीटिंग में आपकी रिक्वायरमेंट है, नीड है, आपको कुछ ब्रीफिंग्स करनी है या कुछ बताना है, तो बेटा जो डेप्यूटी मिनिस्टर होता है ना, वही कौन होता है? जूनियर मिनिस्टर होता है। तो जूनियर मिनिस्टर बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन में अपने चीफ के प्लेस पर कैबिनेट की मीटिंग को अटेंड कर सकता है, अदरवाइज़ बिग नो। ठीक है, तो कोई भी जूनियर मिनिस्टर कैबिनेट की मीटिंग में आता ही नहीं है जब तक कि कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन ना हो। और वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन में भी आएगा तो किसके बिहाफ पे, किसकी प्लेस पे आएगा? अपने चीफ की प्लेस पे आएगा। तो जो जूनियर मिनिस्टर्स होते हैं वो अपने प्रमुख, अपने चीफ के स्थान पर, की प्लेस पर कैबिनेट में भाग ले सकता है, पर कब? बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन में। अब बेटा अगर हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या कहता है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है ना, ये प्रेसिडेंट को एडवाइस करेंगे अपने कामों में। ठीक है, मतलब प्रेसिडेंट को जब भी कोई काम करना होगा तो उन्हें हमेशा एड, हेल्प और एडवाइस कौन ही करेंगे? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, है ना। प्रेसिडेंट के फंक्शन में हमेशा एड और एडवाइस कौन देंगे? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। पर बेटा अगर हम फैक्चुअल बात करें तो जो प्रेसिडेंट है वो हमेशा सिर्फ और सिर्फ किसकी एडवाइस पर ही काम करते हैं? कैबिनेट की। ठीक है, जितने भी मैटर्स होते हैं वो कैबिनेट की एडवाइस पर ही काम करते हैं। कौन? प्रेसिडेंट। फिर से पढ़ लो इस
बेटा क्लियर अंडरस्टैंडिंग के लिए आप एक बार और सुन लें। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या कहता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे जो हेल्प करेंगे, एडवाइस देंगे प्रेसिडेंट को इन द एक्सरसाइज ऑफ द हिज फंक्शन। जब वो अपने कामों को करेंगे, है ना, जब वो अपने फंक्शंस को परफॉर्म करेंगे तो प्रेसिडेंट को हेल्प करने के लिए, एडवाइस देने के लिए कौन होंगे? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे। पर अगर हम फैक्चुअल बात करें तो हम देखते हैं कि प्रेसिडेंट हमेशा किसकी एडवाइस पे ही काम करते हैं? कैबिनेट की एडवाइस पे ही काम करते हैं। जितने भी मैटर्स हैं, जो भी फंक्शंस प्रेसिडेंट परफॉर्म करते हैं, उन सब में वो किसकी ही राय लेते हैं, एडवाइस लेते हैं? कैबिनेट की। फिफ्थ पॉइंट बेटा, क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एज अ होल बहुत रेयरली मिलते हैं, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, पूरा काउंसिल, ये बहुत कम ही बैठ के बात कर पाते हैं बेटा, मिल पाते हैं। तो ये कैबिनेट मिनिस्टर्स ही होते हैं जिन्हें कंसल्ट करते हैं प्राइम मिनिस्टर जब उन्हें कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, जब उन्हें कोई एडवाइस चाहिए होती है। ठीक है बेटा, एक बार और ध्यान से सुन लो कि जब हमारे प्राइम मिनिस्टर को नीड आएगी किसी इन्फॉर्मेशन की, किसी एडवाइस की, जब हमारे प्राइम मिनिस्टर को नीड आएगी किसी इन्फॉर्मेशन की, किसी एडवाइस की, तो किसको ही वो कंसल्ट करेंगे, किससे वो बातचीत करेंगे? कैबिनेट मिनिस्टर्स से। ठीक है, क्योंकि हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स तो रेयरली मिलते हैं, कभी कभार ही मिलते हैं या मिलते ही नहीं हैं। तो प्राइम मिनिस्टर को जब जब ज़रूरत पड़ेगी वो किससे बात करते हैं? कैबिनेट मिनिस्टर्स से बात करते हैं। तो हम ऐसा बोल सकते हैं बेटा कि जो कैबिनेट है ये इनर बॉडी है विद इन अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अंदर स्टेट मिनिस्टर्स आते हैं, डेप्यूटी मिनिस्टर्स आते हैं और कैबिनेट मिनिस्टर आते हैं। तो ये जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं ये क्या हैं बेटा? इनर बॉडी है किसकी? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की। इट एक्ट्स इन द नेम ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। हमेशा कैबिनेट जो है वो किसके नाम पे काम करता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के नाम पे काम करता है और सारी पावर्स को एक्सरसाइज करता है। क्लियर है? ऑन बिहाफ ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अब हम पढ़ेंगे बेटा पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को कितनी पावर्स मिली हुई हैं, क्या क्या उनके फंक्शंस हैं। तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं ये एक इनॉर्मस पावर रखने वाले लोग हैं। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं हैज़ इनॉर्मस पावर, बहुत ज़्यादा पावर इनके पास होती है और बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी इनके ऊपर होती हैं। फिर से अब हम पावर्स एंड फंक्शंस को डिस्कस कर रहे हैं किसकी? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की। तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उनके पास इनॉर्मस, बहुत ज़्यादा पावर्स होती हैं, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इनके ऊपर होती हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में आती हैं एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेजिस्लेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और फिनेंशियल फील्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी। इनफैक्ट ऑल दीज पावर्स आर वेस्टेड इन द कैबिनेट। पर फैक्चुअली ये पावर्स भी सिर्फ और सिर्फ किसके पास होती हैं? एक्चुअल में कैबिनेट के पास होती हैं। तो बेटा जो फर्स्ट पावर हमारे कैबिनेट के पास होती है वो होती है फॉर्मुलेटिंग द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की जितनी भी पॉलिसी होगी वो कौन ही बनाता है? हमारा कैबिनेट। जो कैबिनेट होता है वो बनाता है एक्सटर्नल और डोमेस्टिक पॉलिसीज़ को। किसकी? सरकार की। हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है उसकी इंटरनल पॉलिसीज़, एक्सटर्नल पॉलिसीज़ दोनों बनाने का काम किसके पास है? कैबिनेट के पास है। जो मेजर प्रॉब्लम्स आती हैं उनके ऊपर भी डिसीजंस कौन ही लेता है? कैबिनेट। जैसे डिफेंस को रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आई, सिक्योरिटी नीड्स को लेकर के कोई प्रॉब्लम आई तो कैबिनेट ही फैसला लेगा। फिर अभी अभी हमने हाल फिलहाल में देखा मोदी गवर्नमेंट ने जो जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस मिला हुआ था उस स्पेशल स्टेटस को ख़त्म किया, तो वो भी किसका डिसीजन था? कैबिनेट का डिसीजन था। एंडिंग स्पेशल स्टेटस ऑफ द फॉर्मर स्टेट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। फिर जितने भी इकोनॉमिक रिफॉर्म होते हैं वो भी कैबिनेट के ज़रिए ही होते हैं। रूरल हाउसिंग, अभी आप लोगों ने देखा होगा कि गांव में घर बनवाए गए हैं, पक्के घर गरीबों के लिए। फिर शौचालय बनवाए गए हैं। अब हम लोग मेडिकल इंश्योरेंस दे रहे हैं, आयुष्मान 8 लाख रुपए तक आप लोग अपना इलाज प्राइवेट हॉस्पिटल्स में करा सकते हो अंडर आयुष्मान योजना। तो ये जो मेडिकल इंश्योरेंस के जो वेरियस स्कीम्स आ रहे हैं, आयुष्मान इज़ वन ऑफ देम। उसके अलावा भी बहुत कुछ है उस रूप में। जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस हटाना हो, डिफेंस सिक्योरिटी नीड्स को अगर पूरा करना हो, डिफेंस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो उसको सॉल्व करना हो, किसी नेबरिंग कंट्री के साथ रिलेशंस को इम्प्रूव करना हो, किसी नेबरिंग कंट्री को एड भेजना हो। जैसे तुर्की में जब अर्थक्वेक आया था तो हमने उनको हेल्प किया। जब अभी वियतनाम, थाईलैंड वगैरह में, शायद इंडोनेशिया में भी अर्थक्वेक आया तो हमने उनको हेल्प किया। तो ये डिसीजन कौन लेता है कि कितनी हेल्प करेंगे, कितने पैसे की करेंगे? सब कैबिनेट ही करते हैं। ठीक है, अगर कोई नया स्टेट बनाना हो, जैसे हमने अभी आंध्र प्रदेश से क्या बना दिया है बेटा,
तेलंगाना, ये डिसीज़न भी कौन ही लेता है? कैबिनेट। तो जो एक कैबिनेट मिनिस्टर होता है ना, जैसे कि फाइनेंस मिनिस्टर हुआ, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री हुई, या तो फिर हमारे डिफेंस मिनिस्टर हुए, कैबिनेट मिनिस्टर्स को बहुत बड़े अमाउंट में पावर भी असाइन की गई है और उन्हें फ्रीडम है कि वो अपने अकॉर्डिंग एक्शन ले सकते हैं। अब एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर अपनी हर बात को सोशल मीडिया के पहले रखने के पहले या किसी न्यूज़ एजेंसी के पहले रखने के पहले पीएम को कंसल्ट नहीं करते, वो फ्री हैं, वो अपनी बातों को अपने तरीके से रख सकते हैं। और कितनी बार तुम देखोगे एस जयशंकर को कि बहुत बोल्डली वो यूरोप के अगेंस्ट में बोलते हैं, कितनी बार अमेरिका के अगेंस्ट में बोलते हैं, तो उन्हें इसकी आज़ादी, इसकी फ्रीडम मिली हुई है, ठीक है, कि विद इन देयर एरिया दे हैव कंप्लीट फ्रीडम कि उन्हें कैसे पॉलिसीज़ बनाना है, कैसे रिप्लाई करना है। सो कैबिनेट मिनिस्टर हैव कंसिडरेबल फ्रीडम ऑफ एक्शन। पर जितने भी मेजर मैटर्स आएंगे ना बेटा, जहाँ पर हमें लगता है कि भाई हमारी कंट्री दाव पे लगी हुई है, स्टेक पे लगी हुई है, तो उन्हें नेसेसरली पूरे कैबिनेट को कंसल्ट करना पड़ेगा। जैसे अभी अभी हमने पाकिस्तान पे स्ट्राइक की, तो उस स्ट्राइक में अकेले डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह का डिसीजन नहीं था, पीएम इन्वॉल्व थे, होम अफेयर्स मिनिस्ट्री इन्वॉल्व थी, अमित शाह इन्वॉल्व थे, और जिसको भी हमें इन्वॉल्व करना था हमने उसको इन्वॉल्व किया था। क्लियर है बेटा? अब हम सेकंड पॉइंट को डिस्कस करेंगे, सेकंड फंक्शन को डिस्कस करेंगे जो है एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन। ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस क्या क्या होते हैं हमारे कैबिनेट के? तो बेटा कैबिनेट एसेंशियली एक क्या है, पॉलिसी फ्रेमिंग बॉडी है, नीति बनाना मेजर काम है किसका? कैबिनेट का। जब भी वो कोई पॉलिसी बनाते हैं तो एप्रोप्रिएट मिनिस्ट्री को कंसल्ट करते हैं। जैसे उन्हें इरिगेशन पे कोई पॉलिसी बनाना है तो एग्रीकल्चर मिनिस्टर को कंसल्ट करेंगे। अगर किसी डिफेंस इक्विपमेंट की परचेस उन्हें करनी है, जैसे रफ़ाइल ख़रीदना है, तो किसको? डिफेंस मिनिस्टर को इन्वॉल्व करेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और सिविल एविएशन एंड सो ऑन, जिस भी मिनिस्ट्री को उनको कॉल करना होगा उस मिनिस्ट्री से वो बात करेंगे। ठीक है, तो जो एसेंशियल काम है कैबिनेट का वो है पॉलिसी फ्रेम करना। जब वो पॉलिसी फ्रेम करेंगे तो जो अप्रोप्रिएट मिनिस्ट्री होगी वो उसको बुलाएंगे। मिनिस्ट्री में एक व्यक्ति नहीं होता, 2-4 जो व्यक्ति होंगे वो आएंगे, उनके साथ डिस्कस करेंगे, फिर वो पॉलिसी बनेगी। हर मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट फेथफुली फॉलो करता है कैबिनेट के डायरेक्शंस को। कैबिनेट जो डायरेक्शन देगा उसको मिनिस्ट्री को फॉलो करना ही पड़ेगा। बेटा जितने भी मेजर अपॉइंटमेंट्स होते हैं ना, उनको करने का काम किसका होता है? प्रेसिडेंट का। ठीक है, पर उन्हें हेल्प और एडवाइस कि किस मिनिस्टर को अपॉइंट करना है, किसको नहीं करना है, ये कौन करते हैं? मिनिस्टर्स। और बेटा ये अपॉइंटमेंट्स किस किस के होते हैं? जो मिनिस्टर्स की एडवाइस पे होते हैं। करते कौन है? प्रेसिडेंट। वो होते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, गवर्नर ऑफ द स्टेट, CEC चीफ इलेक्शन कमिश्नर, द इलेक्शन कमिश्नर और अदर हाई रैंक इन गवर्नमेंट। तो बेटा हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, अटॉर्नी जनरल को, गवर्नर ऑफ द स्टेट को, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को, हाई कोर्ट के जजेस को कौन ही अपॉइंट करता है? हमारे प्रेसिडेंट, बट ऑन द एडवाइस ऑफ हूम? मिनिस्टर्स। नेक्स्ट फंक्शन हमारे कैबिनेट का है कोऑर्डिनेशन इन द फंक्शनिंग ऑफ वेरियस मिनिस्ट्रीज़। बेटा अब इतना बड़ा इंडिया है, उसमें बहुत सारी मिनिस्ट्रीज़ काम कर रही हैं और हर मिनिस्ट्री का पोर्टफोलियो जो है बहुत ब्रॉड है, तो उन सब के बीच में कोऑर्डिनेशन करने का काम किसका ही होता है? कैबिनेट का ही होता है। नॉर्मली बहुत सारे डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं फॉर्मुलेशन और इम्प्लीमेंटेशन में किसी भी पॉलिसी के। कोई भी नीति जब बनती है बेटा, तो उसको जब हम इम्प्लीमेंट कराते हैं, उसको जब फॉर्मुलेट करते हैं, तो अकेले बैठ के एक व्यक्ति नहीं कर सकता। उसके लिए हमें बहुत सारे लोगों की रिक्वायरमेंट होती है, सेवरल डिपार्टमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, लोग, बहुत सारे डिपार्टमेंट, इन सब की ज़रूरत होती है। ठीक है, अब जैसे अगर हम बात करें मिसाइल प्रोग्राम की, बी इट इन इंडियाज़ मिसाइल प्रोग्राम क्या एक व्यक्ति कर सकता है? नहीं, उसमें आपको बहुत बड़ा विंग साथ में लेके चलना पड़ेगा। दूसरा, जब हम मनरेगा की बात करते हैं, मनरेगा, ठीक है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। सो ये भी क्या कोई एक व्यक्ति कर सकता है? नहीं, संभव है। ठीक है, इसके लिए भी हमें बहुत सारे लोगों को इन्वॉल्व करना पड़ेगा।
सो नॉर्मली बहुत सारे डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं इन द फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसी। भले ही वो मिसाइल प्रोग्राम हो, ये भी अकेले एक डिपार्टमेंट नहीं बता सकता, नहीं सॉल्व कर सकता, ना ही इसका इम्प्लीमेंटेशन कर सकता, ना ही इसके इम्प्लीमेंटेशन में आई प्रॉब्लम को सोल्यूशन निकाल सकता है। ऐसे ही मनरेगा, जिसे हम महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट कहते हैं, ये भी एक व्यक्ति के बस की बात नहीं है। इसको डिज़ाइन करना, इसको फॉर्मुलेट करना, फिर इसको इम्प्लीमेंट करने के बाद जो आफ्टर मार्थ होगा उसके साथ डील करना। जो कैबिनेट है वो कोऑर्डिनेटर की तरह काम करता है बिटवीन वेरियस डिपार्टमेंट्स। अब बेटा नेक्स्ट हम देखेंगे फाइनेंशियल फंक्शंस। तो जो हमारा कैबिनेट होता है वो ही जिम्मेदार होता है सारे एक्सपेंडिचर के लिए। जितना भी खर्चा हमारे इंडिया में होगा, कब होगा, कहाँ होगा, ये सब डिसाइड करने का काम किसका ही है? कैबिनेट का ही है। और कहाँ से ये पैसा आएगा ये भी इन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अच्छा, तब करोगे ना जब आप कमाओगे, तो पैसा कहाँ से लाओगे ये भी आपकी जिम्मेदारी, कहाँ उसको खर्च करोगे ये भी आपकी जिम्मेदारी। एक बार फिर से रीड करो, द कैबिनेट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर होल एक्सपेंडिचर। जितना भी खर्चा होगा पूरे खर्चे के लिए जिम्मेदार कौन होगा? कैबिनेट। ठीक है, किसके खर्चे? सरकार के खर्चे। और फिर इसके लिए जो नेसेसरी रेवेन्यू चाहिए उसको भी लाने का काम किसका होगा? कैबिनेट का। बेटा सरकार के जितने भी खर्चे हैं उन खर्चों का लेखा जोखा रखने के लिए एक अलग बॉडी हमने बनाई है। वो प्रॉपर ध्यान रखती है कि सब कुछ सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। उसका नाम होता है कैग। अभी आप लोगों ने दिल्ली के केस में सुना होगा ना, कैग की रिपोर्ट, कैग की रिपोर्ट, तो कैग है। ठीक है, पर ये पैसा लाने की जिम्मेदारी भी किसकी है? कैबिनेट की। इस पैसे को खर्च करना प्रॉपरली किसकी जिम्मेदारी है? कैबिनेट की। मनी बिल, बेटा मनी बिल सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस होता है और करने वाले मिनिस्टर ही होते हैं। अ मनी बिल कैन इंट्रोड्यूस इन द लोकसभा ओनली बाय मिनिस्टर। पहली बात तो इंट्रोड्यूस होगा ही लोकसभा में और करने वाला भी कौन होगा? मिनिस्टर। अब हम बजट की बात करेंगे। बजट क्या होता है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बजट क्या है बेटा? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कितना कितना पैसा खर्च करना है, कितना कितना पैसा कहाँ से आएगा, ये सब किस में होता है बेटा? बजट में होता है। एनुअल बजट स्टेटमेंट ही क्या कहलाता है? बजट। बजट ऑक्यूपाइज अ पिक्यूलर पोजीशन। भाई किसी भी कंट्री में एक इम्पॉर्टेंट पोजीशन होती है बजट की। ये प्रेजेंट किया जाता है पार्लियामेंट में, किसके नाम से ही? कैबिनेट के नाम से ही। ठीक है, इट्स फुल प्रपोजल आर नीदर सर्क्यूलेटेड अमंग कैबिनेट मेंबर्स नॉट डिबेटेड बाय देम। बेटा देखो, जो बजट होता है वो किसके नाम से ही प्रेजेंट किया जाता है? कैबिनेट के नाम से ही प्रेजेंट किया जाता है पार्लियामेंट में। पर बजट की पूरी कॉपी भी हम कैबिनेट मेंबर को नहीं देते हैं, ना ही तो कैबिनेट मेंबर्स इसके ऊपर डिबेट कर सकते हैं। ठीक है, जो प्रपोजल होता है वो डिस्क्लोज करते हैं हम कैबिनेट को ओरली। कब? ऑन द डे व्हेन फाइनेंस मिनिस्टर इज़ टू मेक हिज बजट स्पीच इन पार्लियामेंट। जब देखो, जैसे जितना बजट हमारे लिए नया होता है ना कि भाई क्या होगा बजट में, क्या नहीं होगा बजट में, उतना ही कैबिनेट के डिफरेंट मेंबर्स के लिए भी होता है। क्योंकि जो डिफरेंट मेंबर्स होते हैं कैबिनेट के, उनके पास भी पूरा लेखा जोखा नहीं होता, पूरी कॉपी नहीं होती बजट की। वो लोग भी बजट को सुनते ही हैं। कब? जो फाइनेंस मिनिस्टर अपनी बजट स्पीच दे रहा होता है, कहाँ पर? पार्लियामेंट में। जो कैबिनेट होता है वो एग्जामाइन कर सकता है बजट प्रपोजल को जब वो प्रेजेंट हो गया हो पार्लियामेंट में, और कुछ सुटेबल मॉडिफिकेशंस भी दे सकता है, पर ऐसा बहुत रेयरली होता है। फिर से ध्यान से सुनो अगर इसमें किसी को प्रॉब्लम आए तो। बजट एक पिक्यूलर पोजीशन इंडिया में रखता है, पार्लियामेंट में ये प्रेजेंट होता है कैबिनेट के नाम से। बेटा पार्लियामेंट में ये प्रेजेंट किया जाता है किसके नाम पे? कैबिनेट के नाम पे। पर इसका जो फुल प्रपोजल होता है ना ही तो वो सर्कुलेट किया जाता है कैबिनेट मेंबर्स के बीच में, ना ही तो इस पर वो डिबेट कर सकते हैं। तो ये जो प्रपोजल है फिर कैबिनेट को कैसे पता चलता है? जैसे हमें पता चलता है ओरली, जब हम टीवी पर क्या देखते हैं? बजट स्पीच। ये लोग वहाँ बैठ के सुनते होंगे, ये लोग वहाँ बैठ के सुन रहे हैं, हम टीवी पे देख रहे हैं, मतलब कैबिनेट और हमारा सेम ही पोजीशन होता है इसमें। हम भी बस सुन रहे हैं, वो भी बेचारे तब सुनते ही हैं। ठीक है, क्योंकि उनके साथ भी पूरे बजट को डिस्कस नहीं किया जाता, ना ही तो उस पर कोई डिबेट होता है। प्रपोजल डिस्क्लोज तो होता है उनके सामने, पर कब? जब फाइनेंस मिनिस्टर अपनी स्पीच दे रहे होते हैं, कहाँ पर? पार्लियामेंट में। जब हम सुनते हैं तभी ये लोग भी सुनते हैं। जो कैबिनेट होता है वो बजट प्रपोजल को एग्जामाइन कर सकता है आफ्टर इट प्रेजेंटेड टू पार्लियामेंट, और सुटेबल मॉडिफिकेशंस भी सजेस्ट कर सकता है। पर इन सजेशंस पे काम होगा नहीं होगा ये बात का मैटर है।
बहुत रेयरली ये लोग क्वेश्चन करते हैं, और अगर कर भी देंगे तो वो फाइनेंस मिनिस्टर डिसाइड करेगी क्या करना है। बेटा अब हम डिस्कस करेंगे लेजिस्लेटिव फंक्शंस को। तो जो कैबिनेट होता है, लेजिस्लेशन में भी उसका एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। अब क्या होता है वो हम देखेंगे, तो पूरा ही पढ़ लेते हैं इसको। जो कैबिनेट होता है उसका मेजर रोल लेजिस्लेशन में भी होता है, उसके मेजर फंक्शंस क्या क्या होते हैं वो हम डिस्कस करते हैं। समनिंग द हाउसेस, ठीक है। अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि भाई हाउस को समन करने का काम तो किसके पास है, प्रेसिडेंट के पास है। फिर हम क्या बोल रहे हैं कि भाई ये कैबिनेट का लेजिस्लेटिव फंक्शन भी है। तो मेरी बात सुनो बेटा, कि जब प्रेसिडेंट समन करते हैं हाउस को तो किसकी एडवाइस पे ही करते हैं, कैबिनेट की एडवाइस पे ही करते हैं। तो अल्टीमेटली फाइनल रोल तो किसका ही है, कैबिनेट का ही है, ठीक है। ऑल्दो द हाउसेज आर समन बाय द प्रेसिडेंट, इनिशिएटिव इन दिस मैटर इज टेकन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट अफेयर्स। पर इसके लिए डिसीजन कौन ही लेती है, मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट अफेयर्स। बेटा अब हम पढ़ेंगे प्रेसिडेंट के स्पेशल एड्रेस को। तो मुझे ऐसे लगता था पहले कि प्रेसिडेंट खुद इसे प्रिपेयर करते होंगे, पर नहीं बेटा, इसे कौन प्रिपेयर करता है, कैबिनेट। जो स्पेशल एड्रेस होता है प्रेसिडेंट का पार्लियामेंट को एट द स्टार्टिंग ऑफ सेशन, जब भी लोकसभा इलेक्शन हो जाते हैं, जब जनरल इलेक्शन हो गए उसके बाद में जब पार्लियामेंट बैठेगी तो उसमें जो फर्स्ट एड्रेस होगा ना बेटा वो प्रेसिडेंट का ही होगा। और हर साल भी जब हम पार्लियामेंट सेशन को शुरू करते हैं तो किसके एड्रेस के साथ ही शुरू करते हैं, प्रेसिडेंट के। अब इसको एड्रेस को आप स्पीच भी समझ सकते हो कि पहले प्रेसिडेंट की स्पीच होगी, उसके बाद ही लोकसभा की कार्यवाही शुरू होगी, क्लियर है। तो वो जो एड्रेस में जो स्पीच में बोलने वाले हैं वो कौन ही लिखता है, कौन ही बताता है, वो उन्हें कैबिनेट ही बताता है। जो कैबिनेट होता है वो अपने सारे लेजिस्लेटिव प्रोग्राम को कमेंस करता है फर्स्ट सेशन जब होता है ना लोकसभा का, उसके बाद ही करेगा, ठीक है। हर जनरल इलेक्शन के बाद, हर 5 साल में देखो जनरल इलेक्शन होंगे लोकसभा के लिए, फिर उसका फर्स्ट सेशन होगा और उसके बाद ही सारे लेजिस्लेटिव प्रोग्राम्स आगे की तरफ लाए जाएंगे। अच्छा, अब लोकसभा के इलेक्शन तो 5 साल में होते हैं बेटा, पर हमारा पार्लियामेंट तो हर साल मिल रहा है ना, साल भर में 2 बार मिल रहा है। तो साल की शुरुआत में जो एड्रेस होगा वो भी किसका ही होगा, प्रेसिडेंट का ही होगा, और उसके बाद सारे कामकाज शुरू होंगे, क्लियर है। यहाँ से फिर से देख लो एक बार, जिसको प्रॉब्लम आई है, नहीं समझ में आया है, तो जो कैबिनेट होता है वो ही बनाता है, प्रिपेयर करता है प्रेसिडेंट के स्पेशल एड्रेस को, ठीक है। ये स्पेशल एड्रेस कहाँ होता है बेटा, पार्लियामेंट में। प्रेसिडेंट की स्पीच कहाँ होगी, पार्लियामेंट में। वो किसको एड्रेस करेगा, सारे लोगों को एड्रेस करेगा, कहाँ से, पार्लियामेंट से। जो कैबिनेट होता है वो अभी सारे अपने लेजिस्लेटिव प्रोग्राम को कमेंस करता है किसके बाद ही, फर्स्ट सेशन ऑफ लोकसभा आफ्टर ईच जनरल इलेक्शन के, और एट द कमेंसमेंट ऑफ फर्स्ट सेशन पार्लियामेंट ईच ईयर। हर साल पार्लियामेंट की जब सेशन की शुरुआत होगी तो प्रेसिडेंट एड्रेस के साथ ही होगी। लोकसभा के जब इलेक्शंस ख़त्म हो गए होंगे तब भी जो पहला लोकसभा का सेशन आएगा उसमें भी पहला एड्रेस किसका ही होगा, प्रेसिडेंट का। मेन बात तो ये याद रखने की है कि उस स्पेशल एड्रेस को भी प्रेसिडेंट बेचारे खुद प्रिपेयर नहीं करते हैं, वो कौन करते हैं प्रिपेयर, कैबिनेट, क्लियर है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ बिल्स। जो पार्लियामेंट है ना ही तो बेटा उसके पास इतना टाइम है, ना ही तो उसके पास नेसेसरी नो हाउ है। नेसेसरी नो हाउ का मतलब क्या होता है, नॉलेज, टेक्निकलिटीज़, कि भाई वो लॉज बना सके, कानून। ऐसा नहीं होता है बेटा कि 2-4 MPs मिले बैठे चलो आज ये कानून बना देते हैं, उसके प्रॉज, उसके कॉन्स, उसके लूप होल्स, उसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस सबको डिस्कस करने के बाद बनते हैं चीज़ें, आना चाहिए नहीं आना चाहिए। तो ना ही तो हमारे पार्लियामेंट के पास इतना टाइम है और ना ही तो उसके पास नो हाउ है कि वो लॉज बना सके। तो आजकल हम देख रहे हैं कि जो इनिशिएटिव होता है लेजिस्लेशन का वो कम्प्लीटली किसके पास चला गया है, कैबिनेट के पास चला गया है। तो बेटा लेजिस्लेशन की शुरुआत कैसे होगी, कौन से नियम आएंगे, कौन से कानून आएंगे, इसके लिए इनिशिएटिव भी कम्प्लीटली किसके पास चला गया, कैबिनेट के पास ही चला गया है। मोर देन 95% बेटा, 95% एक बहुत बड़ा आंकड़ा है ना, फिगर है, पर इससे भी ज़्यादा की बात हम करें, मोर देन 95% जो हमारे बिल्स होते हैं, गवर्नमेंट के जो बिल्स होते हैं उन्हें प्रिपेयर कौन ही करती हैं, मिनिस्ट्रीज़ ही करती हैं। समझ में आई बात। आजकल जो लेजिस्लेशन का लॉ बनाने का जो जिम्मेदारी है, इनिशिएटिव है, वो लगभग सारी के सारी किसके पास ही है, कैबिनेट के पास ही है।
लगभग 95% से ज़्यादा जो बिल होते हैं सरकार के, उन्हें कौन ही प्रिपेयर करती है? मिनिस्ट्री से प्रिपेयर करती हैं। जो मिनिस्टर्स होते हैं वही बिल को इंट्रोड्यूस करेंगे, फिर उन्हें एक्सप्लेन करेंगे, और अगर कोई काउंटर क्वेश्चन आएगा तो उस बिल को डिफेंड भी करेंगे। कहाँ पर? पार्लियामेंट में। बेटा अब हम पढ़ेंगे इशूइंग ऑर्डिनेंसेस, है ना। हमने पढ़ा था प्रेसिडेंट का काम होता है ऑर्डिनेंसेस को इशू करना जब पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स नहीं चल रही हो, पार्लियामेंट का रिसेस पीरियड चल रहा हो, है ना, क्योंकि हमारी पार्लियामेंट 3 बार ही मिलती है, मानसून सेशन, विंटर सेशन और बजट सेशन, 3 बार ही मिलती है। अब कई बार ऐसा होता है कि इनका जब ब्रेक पीरियड चल रहा हो, रिसेस चल रही हो, तो उस टाइम में कोई लॉ बनाना है तो ऑर्डिनेंसेस कौन इशू कर सकते हैं? प्रेसिडेंट। हमने ये प्रेसिडेंट का एक इंपॉर्टेंट फंक्शन पढ़ा था। पर बेटा दूसरे मैटर्स की तरह भी ऑर्डिनेंस इशू करना प्रेसिडेंट के हाथ में नहीं है। नॉमिनल पावर ऑर्डिनेंस को लेकर के प्रेसिडेंट के पास है, क्योंकि कौन सा ऑर्डिनेंस आएगा कौन सा नहीं आएगा इसमें भी एडवाइस कौन ही देते हैं? मिनिस्टर्स ही देते हैं। ठीक है, बिना मिनिस्टर्स की एडवाइस के प्रेसिडेंट काम नहीं करते हैं। देखो, इन द मैटर ऑफ इशूइंग ऑर्डिनेंसेस एज इन अदर मैटर्स द प्रेसिडेंट एक्ट्स ऑन द एडवाइस ऑफ मिनिस्टर्स। समझ में आई बात? दूसरे मैटर की तरह ही ऑर्डिनेंसेस इशू करने के लिए भी प्रेसिडेंट बेचारा किसकी एडवाइस का ही इंतज़ार करता है? हमारे मिनिस्टर्स की। कितना फर्जी वाड़े वाला प्रोफाइल है हमारे प्रेसिडेंट का। अब बेटा प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी की घोषणा की हम बात करेंगे, इमरजेंसी लगाने की हम बात करेंगे। तो बेटा जो इमरजेंसी है वो प्रेसिडेंट खुद से प्रोक्लेम नहीं कर सकते। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि अंडर आर्टिकल 352 प्रेसिडेंट इमरजेंसी लगा सकते हैं, पर एक्चुअल में ऐसा नहीं है। आई बात समझ में? प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी का मतलब क्या होता है? इमरजेंसी लगा देना, इमरजेंसी की घोषणा करना। तो प्रेसिडेंट खुद से बेटा स्टेट ऑफ इमरजेंसी को प्रोक्लेम नहीं कर सकते हैं अंडर आर्टिकल 352 अनलेस, कब तक नहीं कर सकते वो? जब तक कैबिनेट रिकमेंड नहीं करे, और वो भी काहे में? राइटिंग में। प्रेसिडेंट का मन नहीं है पर कैबिनेट ने लिख के साइन करके दे दिया है, तो प्रेसिडेंट को इमरजेंसी लगानी पड़ेगी। प्रेसिडेंट को लग रहा है कि इमरजेंसी लगानी चाहिए, पर जब तक कैबिनेट उसे राइटिंग में नहीं दे देंगे वो इमरजेंसी नहीं लगा पाएगा। ठीक हुई बात? सो अनलेस द यूनियन कैबिनेट रिकमेंड्स इन राइटिंग दैट सच अ प्रोक्लेमेशन शुड बी मेड, तब तक नहीं प्रेसिडेंट हमारे लगा सकते हैं। दिस आर्टिकल रिलेट्स टू द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी। ये जो अभी हमने पढ़ा ना बेटा 352 जो आर्टिकल है वो इमरजेंसी कब लगाने की बात करता है? जो वॉर लाइक सिचुएशन हो, या वॉर हो रहा हो, एक्सटर्नल अग्रेशन हो, आर्म्ड रिबेलियन हो, तब प्रेसिडेंट को हमने पावर दी है कि वो इमरजेंसी लगा सकते हैं, पर नॉमिनल पावर ही वहाँ पर भी कैबिनेट जब तक लिखित में नहीं देगा, लिख कर नहीं देगा, प्रेसिडेंट नहीं लगा सकते हैं। ऐसे ही बेटा जब हम स्टेट इमरजेंसी की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? स्टेट इमरजेंसी की, जिसे हम क्या भी कहते हैं? प्रेसिडेंट्स रूल। यहाँ पर भी प्रेसिडेंट की नहीं चलती है बेटा, इसका डिसीज़न भी कौन ही लेता है? कैबिनेट। समझ में आई बात? सो डिसीजन एज द इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल और स्टेट इमरजेंसी इन अ स्टेट आर टेकन बाय कैबिनेट ओनली। तो भाई कैबिनेट को ही सलाम है, सारे काम इसको ही करने हैं। अब हम देखेंगे इमेंस ग्रोथ इन द पावर्स ऑफ द कैबिनेट। ठीक है बेटा, जो पावर्स हैं कैबिनेट की वो बढ़ती जा रही हैं, उसमें कंटिन्यूस हम ग्रोथ देख रहे हैं। अब बेटा जब पावर बराबर हो और एक की पावर बढ़ रही हो तो दूसरे की पावर ऑब्वियसली बात है कम हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारे जो पार्लियामेंट है उसकी पावर और प्रेस्टीज क्या होती जा रही है? रिड्यूस होती जा रही है, कम होती जा रही है। फिर से ध्यान से सुनना, 2 पावरफुल लोग थे, अब एक की पावर और बढ़ गई तो ऑब्वियसली बात है इसकी पावर क्या हो रही है? रिड्यूस हो रही है। तो जो ग्रोथ हो रही है कैबिनेट की पावर में, उससे हम देख रहे हैं कि हमारी पार्लियामेंट की पावर और प्रेस्टीज कम हो रही है, रिड्यूस हो रही है। पर प्रोफेसर हेरोल्ड अस्की का कहना यह है कि इसमें कुछ गलत नहीं है। अगर कैबिनेट की पावर में इमेंस इंक्रीज़ हो रहा है तो उसमें कुछ भी गलत नहीं है। बेटा आजकल की जो सरकार है वो बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करती हैं रिलेटिंग टू सोशल इकोनॉमिक एडवांसमेंट ऑफ आवर पीपल। आज हमारी सरकार सच में बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम चला रही है जिससे हमारे सोसाइटी का
हमारे लोगों का सोशल इकोनॉमिक एडवांसमेंट आए। हम जैसे अभी लेके आ गए हैं बहुत सारी स्कीम्स जिनके अंतर्गत आप भैया स्टार्टअप स्टार्ट कर सकते हो, सरकार से लोन ले सकते हो, हाउसिंग सब्सिडी आपको दी जा रही है ना। मनरेगा जैसी स्कीम का आना या आयुष्मान जैसी स्कीम का आना, घर घर में जाके शौचालय बनाना, तो बहुत सारे सोशल और इकोनॉमिक एडवांसमेंट के काम हमारी सरकार कर रही है कि भाई जिससे हमारे लोग सोशली थोड़ा सा इम्प्रूव हो, इकोनॉमिकली थोड़े से इम्प्रूव हों। इसी बीच हम ये भी देखते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे हैं जो हमारी कंट्री की सिक्योरिटी के लिए चेतावनी की तरह, थ्रेट की तरह काम करते हैं बहुत सारे लोग जिनको समझ में नहीं आता इंडिया में कौन सी बात बोलनी है, इंडिया के लिए यूएसए में जाके कौन सी बात बोलनी है, अगर आप रशिया में किसी न्यूज़ चैनल से बात कर रहे हो तो आपको क्या बात करनी है, क्या नहीं करनी। बहुत सारे ऐसे अगले पगले लोग हैं, ठीक है, कुछ भी बात करने को बोल दो बस, और सच में वो इतने नेगेटिव होते हैं कि पॉजिटिव बातें उनके दिमाग में आती ही नहीं है कभी। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी हैं जो हमारी कंट्री की सिक्योरिटी के लिए, सुरक्षा के लिए चेतावनी की तरह, थ्रेट की तरह काम करते हैं। इंटरनेशनली बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, वॉर बहुत तेज़ रेट से हो रही हैं, ठीक है, जितना हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था बेटा उससे भी ज़्यादा तेज़ी से इंटरनेशनली चीज़ें बदल रही हैं। मतलब हम बोलते हैं ना कि हमने इतना एक्सपेक्ट भी नहीं किया, उतनी तेज़ी से अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे चीज़ें बदल रही हैं, काम हो रहा है। और बेटा ये जो सारी चीज़ें अभी हमने डिस्कस की कि भैया आज हमारी सरकारें बहुत सारे ऐसे फंक्शंस परफॉर्म कर रही हैं जो पहले नहीं करती थी। जैसे आप लोग बार बार सोच रहे होंगे मैडम शौचालय की बात करती है, तो पर पहले किसी सरकार ने सोचा कि हम ये शौचालय बना के दे दें लोगों के घर घर में? नहीं होता था। फिर आयुष्मान जैसी स्कीम ले आए जिससे कि सरकारी अस्पताल तो हमने खोल दिए हैं, पर कुछ इलाज ऐसे हैं जो प्राइवेट में होंगे तो चलो वो प्राइवेट में जाके इलाज करा लेगा। अब भैया गांव में लोगों के पास काम नहीं है तो मनरेगा जैसी स्कीम ले आए। तो आज हमारी सरकार बहुत डायनामिकली परफॉर्म कर रही है बेटा। लाडली लक्ष्मी योजना ले लो, लाडली बहन योजना ले लो, कि जिससे कहीं ना कहीं इकोनॉमिक स्ट्रेंथ किसको भी मिले, बिल्कुल पुअर से भी पुअर जो वीमेन है उसको मिल जाए। सो आजकल हमारी सरकार बहुत डायनेमिक फंक्शंस परफॉर्म कर रही है, बहुत वैरायटी में फंक्शंस परफॉर्म कर रही हैं जो सोशल और इकोनॉमिक एडवांसमेंट से जुड़े हुए हैं किसके लोगों के। फिर हमने देखा बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी हैं जो हमारी कंट्री के लिए थ्रेट है। फिर हम ये भी देखते हैं कि इंटरनेशनली बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं और इसकी नेचुरल कॉन्सिक्वेंस ही है बेटा कि कैबिनेट के काम बढ़ते जा रहे हैं। अच्छा, अथॉरिटी भी बहुत है, साथ ही साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत है। हमारा कैबिनेट एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉडी है विच इज़ हैविंग ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड ह्यूज अथॉरिटी। बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत अथॉरिटी है, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉडी है हमारा कैबिनेट, जो कि एक बहुत स्मॉलर बॉडी है। तो बेटा इन सब चेंजेस की नेचुरल कॉन्सिक्वेंस के फॉर्म में हम देखते हैं कि हमारे कैबिनेट के काम बढ़ते बढ़ते जा रहे हैं। उन्हें अथॉरिटी भी बहुत चाहिए, उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत चाहिए, होगी ना। जब अथॉरिटी आपके पास है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होगी। नेक्स्ट टॉपिक सेलिएंट फीचर्स। तो सबसे पहले तो यही समझ लो आप बेटा, ये जो वर्ड सेलिएंट है इसका मीनिंग होता है मोस्ट क्रूशियल, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बैडली नीडेड, ठीक है। तो अब हम देखेंगे मोस्ट क्रूशियल फीचर्स को किसके, कैबिनेट सिस्टम के या पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ये दोनों एक ही नाम है बेटा, है ना। कैबिनेट सिस्टम बोल दो तो भी चलेगा, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बोलेंगे तो भी चलेगा। अगर वहाँ पर कैबिनेट सिस्टम के फीचर्स पूछे जाए तो भी यही लिखना है, कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के फीचर्स पूछे जाए तो भी यही लिखना है। सेलिएंट फीचर्स का मतलब क्या होता है, मोस्ट क्रूशियल, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। क्लियर है बेटा। अब हम देखेंगे मूलभूत सिद्धांतों को, जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं गवर्निंग द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट आर एज फॉलोज। अब हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। फर्स्ट, जब भी पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट होता है, मैंने इधर पार्लियामेंट्री बोला ना, हाँ, अगर गलती से प्रेसिडेंट बोल दिया हो ना तो ध्यान रखना बेटा, है ना। पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट के बेसिक प्रिंसिपल्स को अब हम डिस्कस करेंगे। तो पहला प्रिंसिपल क्या ही होता है बेटा, प्रेसिडेंट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट। प्रेसिडेंट क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है किसका, स्टेट का, हमारी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशनल हेड कौन होगा, प्रेसिडेंट होगा। ऐसा किस फॉर्म में देखने को मिलता है हमें, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में देखने को मिलता है।
जो प्रेसिडेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है स्टेट का। स्टेट मीन्स यहाँ पर राज्यों की बात नहीं हो रही बेटा, यहाँ पर स्टेट का मतलब पूरी कंट्री से है। पर जो रियल एग्जीक्यूटिव होता है वो होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो अब हम सेकेंड सेलियन फीचर पढ़ेंगे, लीडरशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं वो फंक्शन करते हैं, काम करते हैं किसकी लीडरशिप के अंतर्गत? प्राइम मिनिस्टर की लीडरशिप के अंतर्गत। देखो पहला जो सेलियन फीचर था उसमें पढ़ा कि भाई जो प्रेसिडेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है स्टेट का। यहाँ पर स्टेट का मतलब राज्य नहीं है, कंट्री है। पर जो प्रेसिडेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, पर जो रियल एग्जीक्यूटिव होते हैं वो कौन होते हैं? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो पहला सेलियन फीचर कैबिनेट सिस्टम का ये है कि जो रियल एग्जीक्यूटिव होंगे वो कौन होंगे? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। सेकेंड है जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो फंक्शन करेंगे अंडर द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर। बेटा अब हम थर्ड सेलियन फीचर को डिस्कस करेंगे, हारमोनियस कॉपरेशन। किसके बीच में रहेगा ये हारमोनियस कॉपरेशन? एग्जीक्यूटिव के बीच में और लेजिस्लेटिव ब्रांचेस के बीच में। गवर्नमेंट की जो एग्जीक्यूटिव ब्रांच है और जो लेजिस्लेटिव ब्रांचेस हैं उनके बीच में क्या होगा? हारमोनियस कॉपरेशन। जो मेंबर्स होते हैं, मेंबर्स ऑफ द एग्जीक्यूटिव आर मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेचर। बेटा जो एग्जीक्यूटिव होते हैं यही मेंबर होते हैं लेजिस्लेचर के, और ये पार्ट लेते हैं किस में? डेलिब्रेशंस में। जैसे प्राइम मिनिस्टर क्या है? एग्जीक्यूटिव है, पर प्राइम मिनिस्टर लोकसभा में भी बैठते हैं और डेलिब्रेशन में पार्ट लेते हैं। ऐसे ही डिफरेंट मिनिस्टर्स भी हैं। द मिनिस्टर कैन हैव नेसेसरी लॉज पास्ड बाय द पार्लियामेंट। सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर बन जाता है हमारे कैबिनेट सिस्टम का या पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का कि यहाँ पर हार्मनी रहती है एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के बीच में। मतलब ऐसा नहीं हो गया कि एग्जीक्यूटिव किसी चीज़ के लिए हाँ बोल रहा है तो लेजिस्लेचर से आप उसको अप्रूव नहीं करा पा रहे, या लेजिस्लेचर बोल रहा है तो एग्जीक्यूटिव नहीं मान रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हार्मनी रहती है एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के बीच में। वो भी इसलिए रहती है क्योंकि जो एग्जीक्यूटिव होते हैं वही लेजिस्लेचर का पार्ट भी होते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। ध्यान रखना बेटा, जो मिनिस्ट्री होती है वो फंक्शन करती है ऑन द बेसिस ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। सपोज़ करो ये 5 मिनिस्टर हैं, A B C D और E, ये कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल हैं एक दूसरे के कामों के लिए। इसकी गलती का हर्जाना इसको भरना पड़ेगा, एंड वाइस वर्सा। अगर ये कोई गलती करता है तो इसका हर्जाना भी इन 5 को भरना पड़ेगा। तो जो मिनिस्ट्री होती है वो काम करती है किस आधार पर? कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के आधार पर। ठीक है बेटा, अब हम पढ़ेंगे मिनिस्ट्रियल रिस्पॉन्सिबिलिटी। मिनिस्ट्रियल रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत एसेंशियल, बहुत ज़रूरी, बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का। जो प्रिंसिपल मिनिस्ट्रियल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं उसके 2 डायमेंशंस होते हैं। पहला डायमेंशन होता है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का वो बोलता है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे बेटा वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होंगे हाउस ऑफ पीपल के लिए। जो मिनिस्टर्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं लोकसभा के लिए, नॉट एज इंडिविजुअल नहीं होते हैं बेटा, कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं लोकसभा के लिए। सो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं हाउस ऑफ पीपल के लिए, मतलब लोकसभा के लिए। जो मिनिस्टर्स हैं वो लोकसभा के लिए इंडिविजुअली जिम्मेदार नहीं है, कलेक्टिवली जिम्मेदार है। मेंबर्स ऑफ कैबिनेट स्विम एंड सिंग टुगेदर। तैरेंगे भी साथ में और डूबेंगे भी साथ में, काम करेंगे आगे बढ़ेंगे तो भी साथ में, और किसी चक्कर में अगर डूबे तो भी साथ में। समझ में आई? इस लाइन को याद रखना। मेंबर्स ऑफ कैबिनेट स्विम एंड सिंग टुगेदर। इसका क्या मतलब हुआ कि बेटा ये एक दूसरे के लिए कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल हैं। तैरेंगे तो सारे, डूबेंगे तो सारे। When decision has been taken by the cabinet, जब कैबिनेट कोई डिसीज़न लेता है तो हर मेंबर इसके साथ खड़ा रहेगा बिना हेजिटेशन के। It means the decision of cabinet is the decision of every individual members of the cabinet। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का मीनिंग समझ में आया कि बेटा कैबिनेट में जितने भी मेंबर हैं वो एक दूसरे के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। एक के द्वारा किया गया काम दूसरों को सफ़र कराएगा। क्लियर है? ये बिल्कुल बहुत बढ़िया चीज़ है। स्विम एंड सिंग टुगेदर, साथ में तैरेंगे साथ में डूबेंगे। और जब भी कोई डिसीज़न कैबिनेट का आता है हर मिनिस्टर को उसके साथ खड़ा रहना पड़ेगा बिना हेजिटेशन के। जो एसेंस है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का वो ये है कि बेटा जो भी डिसीज़न, जो भी मेजर एक्सेप्ट करेगा कैबिनेट, उसे ऐसा माना जाएगा कि ये जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी हर व्यक्ति की। ठीक है, भले ही वो कैबिनेट की मीटिंग में प्रेजेंट हो या ना हो,
विच रीच द कंक्लूजन और वेदर ही अपोज्ड व्हेन इट डिस्कस्ड। भले ही जब इस टॉपिक पे बात हो रही है, वो मेंबर हो या ना हो या रहा भी हो, तो उसने वहाँ पर डिस्कशन में इसको अपोज़ किया हो। इममटेरियल हो जाता है आपका अपोज़ करना एक बार अगर कोई डिस्कशन पास हो जाए तो। बेटा ये 4 लाइनें ज़रा फिर से मैं पढ़ रही हूँ, ध्यान से सुनना। अ मेजर एक्सेप्टेड बाय कैबिनेट इज़ रिगार्डेड एज जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। कोई भी मेजर, कोई भी ऑप्शन जो चूज़ किया कैबिनेट ने, वो जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी हर मिनिस्टर की। वेदर और नॉट ही वॉज प्रेजेंट एट द मीटिंग विच रीच द कंक्लूजन। जहाँ पर इस डिसीजन को लिया गया होगा, इस मेजर को लिया गया होगा, वो मिनिस्टर वहाँ पर प्रेजेंट होगा या नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। और अगर प्रेजेंट है, उसने उसको अपोज भी किया है, उसके बाद भी अगर वो मेजर लिया गया है, एक्सेप्ट किया गया है, तो उसे उसके साथ खड़ा होना पड़ेगा। अल्टीमेटली उसने कितना भी अपोज किया होगा, पर बाहर वालों के लिए तो उसकी हाँ ही होगी, है ना। सेकेंडली बेटा जो नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है, लाने वाला कौन होता है? लीडर ऑफ अपोजिशन। और नो कॉन्फिडेंस के आने का मतलब क्या होता है कि अब सरकार के ऊपर लोगों का कॉन्फिडेंस नहीं है। मतलब अगर ये प्रस्ताव पास हो जाए तो सरकार गिराई जा सकती है या गिरेगी ही अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया तो नो कॉन्फिडेंस मोशन एक्सप्रेस करता है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इन गवर्नमेंट एज अ होल, कि पूरी सरकार के ऊपर लोगों का कॉन्फिडेंस नहीं रहा। ये जनरली ये जो मोशन है, ये लाने वाले कौन होते हैं? लीडर ऑफ अपोजिशन। ऑन कंक्लूजन ऑफ द डिबेट, जब डिबेट का कंक्लूजन होगा तो ये जो स्पीकर होगा हमारी लोकसभा का, जो लोकसभा के स्पीकर होंगे एट द एंड कंक्लूजन में इस मोशन के ऊपर क्या कराएंगे? वोटिंग कराएंगे। नो कॉन्फिडेंस मोशन जो होता है उसके ऊपर क्या होगी बेटा? फिर वोटिंग होगी। अगर मोशन पास हो जाता है तो पूरी मिनिस्ट्री को रिज़ाइन करना पड़ेगा। फिर से ध्यान से सुनो। सेकेंड ये मतलब अब हम सेकेंड एस्पेक्ट को डिस्कस कर रहे हैं कि जब नो कॉन्फिडेंस मोशन आएगा, नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या बताता है कि अब सरकार के ऊपर लोगों का कॉन्फिडेंस नहीं है। इसको कौन लेके आता है? तो लीडर ऑफ अपोजिशन लेके आते हैं। जब इसके ऊपर डिबेट डिस्कशन खत्म हो जाता है तो स्पीकर इस मोशन को वोटिंग के लिए रख देता है, ठीक है। जब इसके ऊपर वोटिंग होगी और ये मोशन अगर पास हो गया तो पूरी मिनिस्ट्री को रिज़ाइन करना पड़ेगा। बेटा अब हम इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिस्कस करेंगे। हमने कहा कि जो मिनिस्टर्स हैं ये कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है लोकसभा के लिए, पर ये इंडिविजुअली भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए? प्रेसिडेंट के लिए। तो बेटा क्या मतलब हुआ इस लाइन का? दे होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। इसका मतलब ये है कि जो मिनिस्टर होते हैं उन्हें डिसमिस किया जा सकता है किसके द्वारा? प्रेसिडेंट के द्वारा। प्रेसिडेंट कब डिसमिस करेगा बेटा मिनिस्टर को? जब उसने कोई अनडिज़ायरेबल एक्टिविटीज़ की होंगी, जो ओथ ऑफ ऑफिस मतलब जिस शपथ ली थी जो उसने तोड़ा हो, ठीक है। जो काम उसे करने चाहिए थे उस काम के अलावा अगर उसने कुछ किया हो, अगर किसी टॉपिक पे कोई सीक्रेसी मेंटेन करने की बात होगी, उसने नहीं की होगी पर्टिकुलर कंसर्न मिनिस्टर ने, तो भी उसे उसके पद से हटाया जा सकता है। वो बेचारा सीक्रेसी मेंटेन नहीं रख पाया, ठीक है। इन मैटर्स में बेटा जो प्रेसिडेंट है वो हमेशा प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे ही काम करेगा, ठीक है। यूजुअली बिकॉज ऑफ समथिंग दैट मिनिस्टर हैज़ डन द प्राइम मिनिस्टर आस्क हिम टू रिज़ाइन। क्योंकि अगर कोई मिनिस्टर कुछ भी ऐसा करेगा जो उसे नहीं करना चाहिए था तो प्राइम मिनिस्टर उससे रेजिग्नेशन की बात कर सकते हैं, विच ही रेडीली डज, और वो तुरंत ही उसके रेजिग्नेशन को देगा। सेकेंडली जितने भी मिनिस्टर होते हैं ना बेटा, उनकी ये मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो इस बात के लिए ऑब्लाइज्ड हैं कि उनके डिपार्टमेंट से रिलेटेड अगर उनसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो उनको आंसर करना ही पड़ेगा। सेकेंडली एवरी मिनिस्टर इज़ ऑब्लाइज्ड टू आंसर क्वेश्चन पर्टेनिंग टू द डिपार्टमेंट। अगर आपके डिपार्टमेंट से रिलेटेड आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो आपको आंसर देना ही पड़ेगा भाई, उस डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है। बेटा हम वो सारी मेथड्स को डिस्कस करेंगे जो इंश्योर कराती हैं मिनिस्ट्रियल रिस्पॉन्सिबिलिटी को। उन मेथड्स को अब हम पढ़ेंगे जिनको पार्लियामेंट यूज़ करके ये इंश्योर कराती हैं, निश्चित कराती हैं किसको? मिनिस्ट्रियल रिस्पॉन्सिबिलिटी को। कंट्रोल ऑफ पार्लियामेंट ओवर द एग्जीक्यूटिव, वो हमारी पार्लियामेंट एग्जीक्यूटिव को कैसे कंट्रोल करती है, मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को कैसे कंट्रोल करती है, वो हम पढ़ेंगे। बेटा बहुत सारी मेथड्स हैं हमारी पार्लियामेंट के पास जिससे वो इंश्योर करा सकती है मिनिस्ट्रियल रिस्पॉन्स। बेटा फर्स्ट टूल को अब हम डिस्कस करेंगे जो है क्वेश्चंस। तो बेटा जो मिनिस्टर्स होते हैं उनसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और मिनिस्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जो भी उनसे क्वेश्चन पूछा जाए उसे प्रॉपरली आंसर करें।
द क्वेश्चंस गिव एमपीज सम मेजर्स ऑफ कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव। एमपीज के पास जब क्वेश्चन पूछने की ताकत होती है तो उनके पास कुछ हद तक एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करने की पावर आ जाती है। तो बेटा जो सेकेंड टूल होता है हमारी पार्लियामेंट के पास वो होता है एडजर्नमेंट मोशन। जब भी किसी इंपॉर्टेंट मैटर पे डिस्कशन करना होता है जिसके ऊपर अर्जेंट कंसिडरेशन की तुरंत डिसीज़न लेने की ज़रूरत है, तो ऐसे में हमारी पार्लियामेंट एडजर्नमेंट मोशन ला सकती है, जो भी एक टूल की तरह ही काम करता है, जिसके थ्रू वो कैबिनेट के ऊपर क्या रख सकती है, कंट्रोल, काउंसिल के ऊपर क्या रख सकती है, कंट्रोल। थर्ड है सेंश्योर। बट अब हम डिस्कस करेंगे सेंश्योर मोशन को। ये किसी इंडिविजुअल मिनिस्टर्स के अगेंस्ट में भी लाया जा सकता है या ग्रुप ऑफ मिनिस्टर के अगेंस्ट में भी लाया जा सकता है, अगर वो काम कोई ना कर पाए हों या जिस तरीके से उन्हें करना चाहिए उस तरीके से उन्होंने नहीं किया होगा। एक एमपी थी हमारी प्रज्ञा, साध्वी प्रज्ञा, उनके अगेंस्ट में आया था सेंश्योर मोशन। ये लाने का काम कौन करते हैं, अपोजिशन वाले करते हैं। और अगर ये सेंश्योर मोशन किसी इंडिविजुअल मिनिस्टर के अगेंस्ट में पास हो जाता है तो उसे रिज़ाइन करना पड़ेगा। पूरे कैबिनेट को, पूरे काउंसिल को रिज़ाइन नहीं करना पड़ेगा बेटा सेंश्योर मोशन में, वो पर्टिकुलर मिनिस्टर या पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ मिनिस्टर रिज़ाइन करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, नो कॉन्फिडेंस मोशन। अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन आ जाता है तो ये हमने पहले भी डिस्कस किया है बेटा, इसका मतलब पूरे के पूरे प्राइम मिनिस्टर, उनका कैबिनेट, उनके काउंसिल से कॉन्फिडेंस ख़त्म हो चुका है पब्लिक का, ठीक है। और उनके जो कोलीग्स वगैरह सब रहेंगे सबको रिज़ाइन करना पड़ेगा। तो नो कॉन्फिडेंस मोशन आता है तो पूरी गवर्नमेंट गिर जाएगी, ठीक है, सबको रिजिग्नेशन देने पड़ेंगे। पर सेंश्योर मोशन किसी पर्टिकुलर मिनिस्टर के अगेंस्ट में ही आता है। होप ये चैप्टर क्लियर होगा बेटा। बहुत सारे टॉपिक बहुत कॉम्प्लिकेटेड थे तो हो सकता है कहीं कुछ गड़बड़ भी रही हो, 2-3 बार देख लेना। अगर यहाँ से समझ में नहीं आए तो कहीं और देख लेना।